नमस्कार आप सभी को। अब हम अपने वीडियो सीरीज़ के सेकंड पार्ट पर आ गए हैं। पिछले वीडियो सीरीज़ में हमने ये बात करी थी कि कैसे मशीन लर्निंग ऑटोमेशन से नौकरियों में चेंज आएगा और यूनिवर्सल बेसिक इनकम आएगी। जैसे विनय भाई बताते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा पर शायद डिपॉपुलेशन भी हो। इसके साथ साथ उन्होंने इस पर भी बात करी थी कि कैसे सोशल रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। इस सीरीज़ में थोड़ा मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ पर और बात करना चाहता हूँ और कुछ इंडियन सिटीज़ पे भी बात करना चाहता हूँ, जैसे मैं भ्रमण कर रहा हूँ। डी डॉलराइजेशन और कमोडिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड की बात करूँगा। तो विनय भाई, आपका डी डॉलराइजेशन के बारे में क्या सोच है? आप क्या कहते हैं कमोडिफिकेशन के बारे में? इसका काफ़ी सारे कंट्रीज़ पे इम्पैक्ट होगा और ये इम्पैक्ट जो है काफ़ी लॉन्ग टर्म तक होगा। ऐसा नहीं कि आज इम्पैक्ट हो गया और अगले महीने कोई इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा। तो ये एक चीज़, लेकिन ये डी डॉलराइजेशन जो हो रहा है वो होने वाला है, उसमें अच्छा कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि आप जैसे देख रहे हो कि ग्लोबल पावर जो है हाँ जी, वो जो किसके हाथ में थी पहले, आप किसी और के हाथ में जा रही है बिल्कुल सर। हाँ जी, और वो बिल्कुल जा रही है क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरह जिस स्पेस पे वहाँ पर ग्रोथ हो रही है, जैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, तो उसी तरह पावर भी किसी और के हाथ में जा रही है। जैसे जो सुपर पावर 20 साल पहले थी, हाँ। अब 10 साल या 15 साल और में वो सुपर पावर ना रहे, इसकी फुल पॉसिबिलिटी है। इंडिया एज ए कंट्री, मैंने जैसे कहा था कि ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है। इनफैक्ट अगर आप मुझे पूछोगे किस कंट्री का ग्रोथ पोटेंशियल सबसे हाई है, मैं जवाब दूंगा इंडिया। बिल्कुल इंडिया से हम ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा किसी और कंट्री का नहीं, लेकिन इसका एक ये होता है कि आप हम लोग रिफॉर्म करें, वरना वहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हर एक चीज़ की एक पाथ होती है, अगर आप उस पाथ को फॉलो ना करो तो आप वहाँ पर नहीं पहुँचोगे। हाँ जी, बिल्कुल सर। तो दूसरी बात ये, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बोला कि डिक्लाइन हो रहा है। दो सवाल है। क्या आपको लगता है कि जो शायद मुझे आपका आंसर पता है कि डीप स्टेट को पता कि डिक्लाइन हो रहा है, क्या आपको लगता है दोनों ओल्ड डीप स्टेट न्यू डीप स्टेट अलाइंड है? क्या उनकी स्ट्रैटेजीज अलग है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की? अगर ऐसी तो कौन से हमारे फेवर में है? अच्छा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि ओल्ड डीप स्टेट और न्यू डीप स्टेट अलाइंड है क्या? इनफैक्ट आप गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि दोनों एक ही है, ऑल्दो वहाँ पे एक ओल्ड डीप स्टेट है और न्यू डीप स्टेट है। क्योंकि उनकी जो थॉट है वो बिल्कुल सेम है, उस थॉट में फ़र्क नहीं है। अच्छा, उनकी सोच में फ़र्क नहीं है, तो तरीका अलग है, चेहरा अलग है, लेकिन उनकी सोच में फ़र्क ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल फ़र्क नहीं है। तो सोच आपको क्या लगता है? आर दे थिंकिंग ऑफ स्क्रिप्टेड कोलैप्स ऑफ यूएस की स्लो की क्विक कोलैप्स? कैसे आप सोच रहे हैं? अब उनको ये चाहिए कि पहले दो चीज़ें कि पावर जो है जिसके हाथ में वो इमीडिएटली शिफ्ट हो जाए, ये उनका पहला प्रायोरिटी है। अच्छा, कि जिसके हाथ जो ग्लोबल जो वर्ल्ड पावर है वो वर्ल्ड पावर ना रहे। अच्छा, ये सबसे उनका पहला टारगेट है। हाँ जी, और उसी ओर जा रहे हैं वो लोग। हाँ जी। और उन्हें कोई रोक सकता है इससे? मुश्किल है। फिर अगर उनको रोकने की कोशिश की जाए तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद हम फिर से पैंडेमिक्स देखें, अच्छा, वाटर बेस्ड वॉर्स देखें, हाँ, जैसे पानी खराब होते जाए। सच में, क्योंकि फ्यूचर में जो कंट्री पानी को कंट्रोल करे, बिल्कुल सही, एयर को कंट्रोल करे, वो कंट्री सब कुछ कंट्रोल करेगी। आपको बम की ज़रूरत नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स में क्या हो रहा है कि आप न्यूक्लियर वेपन डाल रहे हो, लोग तो मर रहे हैं, प्रॉपर्टी भी खत्म हो रही है। अब ये दूसरे वॉर में क्या हो रहा है कि लोग मर रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी खराब नहीं हो रही है। मतलब वो लोग खत्म हुए, कोई और जाके वहाँ पर राज कंट्रीज पे कर सकता है, सब कुछ बाकी है, नेचुरल रिसोर्सेज बाकी है, सब कुछ बाकी है। तो आप कह रहे हैं कि डीप स्टेट के सिर्फ पानी के थ्रू या सोशल मीडिया, पॉलिटिकल एजेंट्स लोगों को भेज देगा उनके, ताकि उनके कल्चरल या सोशल वैल्यूज चेंज हो जाएं, वो अपनी कंट्री अगेंस्ट बोलने लग जाएं, ऐसा कुछ? वैसे भी हो जाएगा जैसे आप, और हो ही रहा है। जैसे आप देख रहे हो ये जो लेफ्टिस्ट मीडिया है, हाँ, और जो फेमिनिस्ट मीडिया है, हाँ जी, वो सारी की सारी डीप स्टेट कंट्रोल करिए। क्यों? अभी ऐसी कोई लेफ्टिस्ट मीडिया नहीं है, या लेफ्टिस्ट ऑब्वियसली हो गया, मैंने कहा लेफ्टिस्ट वही कह दिया, लेकिन ऐसी कोई फेमिनिस्ट मीडिया भी नहीं है जो राइट विंग कंट्रोल कर रही है। सारी की सारी फेमिनिस्ट मीडिया लेफ्टिस्ट के हाथ में है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते हैं। जो और एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे, ये जो फेमिनिस्ट मीडिया है एक्टिव उन कंट्रीज़ में है जो राइट विंग कंट्रीज़ है, लेकिन यही मीडिया जो डीप स्टेट है, या तो पुराना डीप स्टेट है, नया डीप स्टेट है, वहाँ पर सप्रेस की जाती है, उनको कोई आवाज़ नहीं है। So feminism is only possible in a country where feminists think no, feminism is not there because it's right wing. Exactly. The minute it becomes slightly left, like New Zealand, Australia, feminism खत्म हो जाता है, feminism नहीं immediately खत्म हो जाता है।
क्योंकि फेमिनिज्म है ही राइट को बर्बाद करने के लिए, जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनको बर्बाद करने के लिए, ताकि उनकी सोच भी एक लेफ्टिस्ट सोच बन जाए। तो इसमें आप अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया की तो हमने बात कर ली, आप इंडिया कैसे फ्यूचर देखते हैं? अफ्रीका तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी इंस्टेबिलिटी है। पहले तो वॉर्स बहुत सारे चल रहे हैं अंदर। दूसरी बात पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है। तीसरी बात जो माइग्रेशन वर्ल्ड वाइड हो रही है उसमें अफ्रीका इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स। अच्छा, सबसे ज़्यादा लोग जो है वो अफ्रीका से बाहर जा रहे हैं और दूसरे कंट्रीज में रेफ्यूजी ले रहे हैं, असाइलम ले रहे हैं, जो भी आपको। पर मेरे को एक बात बताओ विनय भाई, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वेस्टर्न कंट्रीज का भी कोलैप्स होगा, स्क्रिप्टेड कोलैप्स। तो अगर स्क्रिप्टेड कोलैप्स हो जाता है तो उसके बाद तो फिर किसी को अफ्रीका से वहाँ जाने की शायद ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कंट्री कोलैप्स होगी, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? ये एक अच्छा सवाल है। अब जो बेसिकली अफ्रीकन या तो समझो मिडिल ईस्ट के जो लोग थे, हाँ, जो माइग्रेट कर चुके थे, हाँ, अब इनका फ्यूचर क्या है, ये एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, इनका इम्पैक्ट इस दुनिया पर क्या होगा, ये और एक सवाल है। हाँ, अब फ्यूचर में कौन से जॉब्स आएंगे जो ये कर पाएँ, मुझे पता नहीं। हाँ, क्योंकि अभी तो अगर देखा जाए तो ऐसे लग रहा है कि जितने भी ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं वो इन लोगों से हो रहे हैं जो रेफ्यूजी ले चुके हैं, क्योंकि इनके पास कोई जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। तो जो डेवलप सोसाइटीज़ में सबसे ज़्यादा क्राइम वहाँ पर हो रहे हैं जो रेफ्यूजीज बन के जा रहे हैं, उनके थ्रू हो रहे हैं। हाँ जी। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको सोसाइटी में इंटीग्रेट कैसे करेंगे और वो भी केयरफुली। तो ये काम नहीं हो रहा, क्योंकि अगर सोसाइटी भी इनको इंटीग्रेट करना चाहे तो बहुत सारे लोग इंटीग्रेट हो ही नहीं रहे, क्योंकि इनका थॉट ही अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है। जैसे जो अफ्रीका से आए उसको अगर आप बोलो कि समझो कल एक प्लांट बेस्ड सोसाइटी बन जाए कि जो खाली वीगन्स है, एक अफ्रीकन आदमी को बोलो कि भाई कल से तो वीगन बन जाओ, वो हंसने लग जाएगा, बोलेगा क्या बात कर रहा है। मिडिल ईस्ट से किसी को वीगन बनाने का होगा, बोलेगा ये क्या है, ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं खा सकता। तो ये एक कल्चरल प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो एक मैंने बहुत सी सिंपल चीज़ बताई आपको। इसमें अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको वो लोग एडॉप्ट नहीं कर पाते। तो फिर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्लाउस शॉप जो बार बार आके बोलते हैं रीसेट, ग्लोबल रीसेट और इंसेक्ट बेस्ड प्रोटीन, प्लांट बेस्ड फूड एंड मतलब कुछ चीज़ें अच्छी भी बोलते हैं जैसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एंड ऑल दैट, बट ज़्यादातर इनकी ना मैसिवली चेंज इन द प्रेजेंट सिस्टम वाली है, वो कैसे एग्जीक्यूट होगी जब वेस्ट का कोलैप्स हो रहा है और लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं? वो कैसे, मतलब डीप स्टेट वाले फिर कैसे करवाएंगे काम? ये और एक सवाल, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीगन फ्यूचर ज़रूर वीगन है। हाँ, क्योंकि जिस कॉस्ट पे मीट बनाया जा रहा है, हाँ जी, फ्लैश बनाया जा रहा है, हाँ, उसमें दुनिया सस्टेन नहीं हो रही है। बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा है, बहुत सारे गैसेस आ रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारी जो वायरसेस है वो डेवलप हो रही है। हाँ, तो मीट इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन लुक एट इन द फ्यूचर। मतलब आगे जाके मीट हमारा फ्यूचर नहीं है। अच्छा, हमारी खुद की सेहत खराब होती जा रही है इसी मीट की वजह से। अच्छा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे जहाँ पर पता चला कि आप अगर वीगन फूड खाओ, मैं वीगन का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप टोफू खाते रहो, पनीर खाते रहो और बोलो कि मैं वीगन खा रहा हूँ, वो वीगन नहीं है। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोलते हैं कि टोफू और पनीर बस हो गया मेरा वीगन फूड। नहीं, वीगन फूड में हज़ारों तरीके आते हैं, जिसमें फ्रूट्स आते हैं, हज़ारों चीज़ें होती हैं, पल्सेस आते हैं, उसके बाद में मिनरल्स होते हैं, वो सब कुछ खाना चाहिए, एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। तो जो वीगन बैलेंस डाइट है वो सबसे अच्छा है। और अब अगर देखा जाए तो हैमिल्टन जो है फॉर्मूला 1 का ड्राइवर, लुइस हैमिल्टन, नोवाक जोकोविच जो है जो टेनिस खेलता है वर्ल्ड नंबर 1, ये सारे के सारे वीगन्स हैं। माइक टाइसन वीगन रह चुका है। तो अभी और एक बॉक्सर है रिसेंटली जो अभी नया आ गया, मुझे इसका नाम याद नहीं है, हाँ, फ्लॉयड मैकग्रेगर, तो वो भी वीगन है। तो अगर ये स्पोर्ट्समैन वीगन हो सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी वीगन हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन तो इनको चाहिए, हमें नहीं। अच्छा, दूसरी बात, थोड़ा सा फाइनल क्वेश्चन है मेरा, चाइना यूएस वॉर, हाँ, आप कैसे देखते हैं सर? ये हमेशा मुझे लगता है एक कोल्ड वॉर की तरह होगा, वो अच्छा, कभी लड़ा नहीं जाएगा, मतलब हॉट वॉर नहीं होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। और दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देखते रहेंगे। और ये कोल्ड वॉर चलता ही रहेगा जब तक इन दोनों में से एक या तो अपनी पावर रिटेन करे या तो फिर दूसरा सुपर पावर बन जाए। So basically कम्युनिज्म जब तक था तब तक कोल्ड वॉर था। हाँ। जिस दिन कम्युनिज्म खत्म हो गया, दैट वाज एंड ऑफ हिस्ट्री, जिसे यूएसए फेमसली बोलते हैं। फिर यूएस ने शायद नया दुश्मन खड़ा कर दिया, चाइना। अब आपको क्या लगता है यूएस चाइना में कौन बचेगा? नहीं, अब पावर शिफ्ट हो जाएगी, मतलब दोनों खत्म हो जाएंगे ना, कोल्ड वॉर खत्म। ऐसे अब तो कहना तो मुश्किल है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी चैलेंज जो है मैं तीसरे एंगल से देख रहा हूँ। अभी मैं दोनों को भी नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ तीसरा एंगल। अच्छा, और तीसरा एंगल ये है कि इंडिया सुपर पावर बन जाए। वाह,
इनक्रेडिबल। हाँ, और बहुत बढ़िया। ये जो तीसरा एंगल है वो फिलफुल ज़रूर होगा अगर इंडिया रिफॉर्म्स कर रहे हैं। जिस तरह के रिफॉर्म्स चाइना में हुए थे, मैं कम्युनिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। समझ नहीं तो 1980s में जब उन्होंने Exactly, 90s में exactly. करेक्ट तो बहुत हार्ड तरीके से रिफॉर्म करे। एग्जैक्टली बहुत बार क्या होता है कि जब आप रिफॉर्म्स बोलते हो और चाइना बोलते हो तो व्यूवर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो व्यूवर्स को लगता है कि गोली मार दी, हाँ कम्युनिस्ट तो था, वो रिफॉर्म्स नहीं है, और भी बहुत रिफॉर्म्स हो चुके हैं, वो punishment है। वो पनिशमेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेसिकल रिफॉर्म्स जो चाइना में हुए थे, जैसे रोड डेवलपमेंट हो गया उनके, बाय द वे आई नो कि चाइना इज द फर्स्ट कंट्री टू हैव सोलर रोड्स, आर यू अवेयर ऑफ दैट? या तो चाइना के पास आज सोलर रोड्स हैं, जिसमें जो बस जो चल रही है उस पर उसी को एनर्जी मिल रही है। वो एनर्जी अपनी एनर्जी जो लोड करते जा रही है जैसे दूसरे स्टेशन पे जाती है। और वैसे भी 21 न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है चाइना, Correct. 2040 दे आर गोइंग टू बी कार्बन न्यूट्रल, या सो आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ बड़ी पसंद आई होगी। अब मैं अभी बॉम्बे आया हूँ, इसलिए मेरी विनय भाई से बात हुई, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब में डायरेक्ट इनके साथ बात करके कुछ करके मैं वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ, लाइव सेशन में ले सकूँ। और अगर ऐसा होता है, हो सकता है कि कुछ ही दिनों में मैं स्ट्रीम यार्ड में लाइव सेशंस दूंगा और ये चैनल और ग्रो करेगा। आप मेरे वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इस पर कमेंट बहुत ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे समझ आता है कि लोग कैसे सोच रहे हैं और मुझे और कैसा कंटेंट बनाना चाहिए। सॉरी बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ है, हम लोग असल में बॉम्बे के चेंबूर के सबवे में बैठे हैं। मैं केरला से इनसे महाराष्ट्र देखने मिलने आया था, महाराष्ट्र सीरीज़ को और वीडियो बनाऊंगा और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे। धन्यवाद, गुड बाय।